मैं काम से करीब 1 घंटे पहले घर लौटा था और रात के लिए अंदर भूखा हुआ था। अपने बिस्तर पर बैठा था और टीवी देख रहा था। बाहर तूफान चल रहा था। हमारे यहाँ आमतौर पर बहुत ज्यादा तूफान नहीं आते, इसलिए ऐसी रातों में मैं हमेशा थोड़ा घबरा जाता था। तूफान के कुछ समय बाद मैंने अपने नीचे कुछ सुना, जैसे कि नीचे के कमरों में से एक में। मुझे लगा कि यह सिर्फ घर की चरमराहट है, लेकिन बेचैनी महसूस करते हुए मैं उठा और फिर भी जांच की। वहां कुछ नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पानी की बोतल भरी और वापस अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा कि मैं कुछ मिनट के लिए ही ऊपर गया था। उसके बाद मैंने फिर से कुछ सुना। यह एक ऐसी आवाज थी जिससे मैं वास्तव में बहुत परिचित था, और मैंने तुरंत पहचान लिया कि लिविंग रूम में मेरा एक लैंप गिर गया है। मुझे पता है कि यह कितना अजीब है और मुझे यह कैसे पता चला, लेकिन लैंप बहुत अस्थिर था और टकराने पर अक्सर गिर जाता था, और जिस जगह पर मैंने इसे रखा था मैं अक्सर उससे टकरा जाता था। हालांकि भले ही यह हिल रहा था, लेकिन यह पहले कभी अपने आप नहीं गिरा था। मैं वापस उठकर नीचे लिविंग रूम में गया, जहां मैंने देखा कि कमरे के बीच में लैंप पड़ा हुआ था। मैं वहां गया और उसे उठाया, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तूफान घर को ज्यादा हिला नहीं रहा था, इसलिए लैंप का अपने आप गिर जाना मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था। लेकिन मुझे लगभग यही मानना पड़ा कि ऐसा ही था, क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ और बताने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी अपने अंतर्मन में मुझे पता था कि ऐसा नहीं था। मैंने नीचे की मंजिल पर किसी और चीज के लिए जांच की, लेकिन अंततः अपने कमरे में वापस चला गया। मैंने टीवी की आवाज कम कर दी और तूफान को थोड़ा नजदीक से सुना। शायद यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा भयानक था। इसने घर को हिलाकर रख दिया। मैं वहां कुछ देर और रहा, लगभग 45 मिनट, जब मुझे लगा कि अचानक बारिश तेज हो गई है। शायद मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यह अलग तरह की आवाज थी। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे यह दीवारों में थी। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे वर्णित किया जाए, लेकिन मुझे पता था कि यह बंद था। मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और तुरंत इसे नीचे से आते हुए अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकता था, इसलिए मैं वहां चला गया और गलियारे में नीचे की ओर आवाज का पता लगाया। अंत में रसोई के पास एक भंडारण कोठरी का एक अजीब दरवाजा था, जिसके बारे में मुझे पता था कि उसमें एक खिड़की है। मैं कोठरी के दरवाजे के पीछे से बारिश की आवाज सुन सकता था। जब मैंने इसे खोला और खिड़की को पूरी तरह से खुला देखा तो मुझे घबराहट महसूस हुई। खिड़की के नीचे बक्सों पर पानी जमा हो रहा था और बारिश की बूंदें खिड़की की सील पर टकरा रही थीं। मुझे स्टोरेज कोठरी में आए हुए कम से कम 6 महीने हो चुके थे, लेकिन मुझे पक्का पता था कि मैं उस खिड़की को कभी नहीं छूता। उसे खुला छोड़ना तो दूर की बात है। मैंने बारिश की आवाज को रोकने के लिए उसे बंद कर दिया, फिर अपने घर के बाकी हिस्सों की ओर देखा। डर गया और सचमुच कांप उठा। मैंने गलती से अपना फोन ऊपर अपने बिस्तर पर छोड़ दिया था, इसलिए मैं या तो दौड़कर उसे उठा सकता था या फिर घर से बाहर भाग सकता था। मैं सच में इतना डर गया था कि मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। मैंने सावधानी से और चुपचाप रसोई से अपनी कार की चाबियां ली, फिर धीरे धीरे दालान से होते हुए सामने के दरवाजे की ओर चलना शुरू किया, उम्मीद करते हुए कि अगर कोई यहां है तो वह मेरी आवाज नहीं सुनेगा। मैं लगभग आधे रास्ते पर ही था कि अचानक मेरे ठीक ऊपर से ऊपर की ओर गलियारे में कदमों की आवाज आई। वे सीढ़ियों की ओर जा रहे थे और घबराहट में मैं सीधे सामने के दरवाजे की ओर भागा। मैं बारिश में भागते हुए नीचे की ओर आते हुए उन्हें सुन सकता था। मैं अपनी कार में बैठ गया, पीछे हटा और पीछे देखे बिना ही चला गया। मैं अपनी कार से 911 डायल करने में सक्षम था। जब अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्हें एक खाली घर के अलावा कुछ नहीं मिला। आगे देखने पर पता चला कि कोठरी की दीवार जिसमें खिड़की थी वह उस अंतिम टेबल के साथ साथ थी जिस पर लैंप रखा हुआ था, इसलिए संभवतः पुरानी खिड़की को तोड़ने की कोशिश से उत्पन्न कंपन ने लैंप को गिरा दिया। जो भी अंदर घुसा था उसने इस बारे में कोई सुराग नहीं छोड़ा कि वह किस लिए अंदर घुसा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ऊपर की मंजिल पर छिपने के लिए कोई जगह ढूंढ ली थी, और शायद वे जो कुछ भी करने जा रहे थे उसे करने से पहले मेरे सो जाने का इंतजार कर रहे थे। क्या वह मुझे लूटने के लिए था या कुछ और, मुझे नहीं पता। यह जानना अभी भी बहुत परेशान करने वाला है कि उस रात मेरे बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर कोई मेरे घर के आसपास घूम रहा था, जबकि मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। अब भी जब मैं अपने घर के आसपास घूमता हूं तो मैं अचानक बेचैन हो जाता हूं। ऐसा महसूस करता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। मार्च के मध्य में यह एक बहुत ही सामान्य रात थी। मैं उस समय एक गैस स्टेशन पर काम करता था।
आमतौर पर मैं दोपहर की शिफ्ट करता था, लेकिन कभी कभी मैं किसी की रात की शिफ्ट भी कवर कर लेता था। मुझे सुबह 10 बजे से सुबह 8 बजे तक आने के लिए फ़ोन आया था, जो कि ओवर टाइम माना जाएगा, इसलिए मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं अंदर गया और मैनेजर की जगह ले ली, फिर सामने काउंटर के पीछे बैठ गया। बाहर बारिश हो रही थी और माना जा रहा था कि बाद में एक बड़ा तूफान आने वाला था। ऐसा लग रहा था कि ज्यादातर लोग घर पर ही रहेंगे क्योंकि पेट्रोल पंप बंद था। 1 घंटे तक अंदर बैठने के बाद मैंने अपना रेनकोट पहना और स्टेशन को तूफान के लिए तैयार करने के लिए बाहर भागा। पंपों के आसपास बहुत सी डीली चीजें लटकी हुई थीं, जिन्हें अंदर लाना जरूरी था। मैंने उन्हें उठाना शुरू कर दिया और उन्हें छोड़ने के लिए इधर उधर भागने लगा। और जब मैं आखिरी कुछ ले रहा था तो मैंने पेट्रोल स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक आदमी को देखा। वह सड़क के किनारे खड़ा था, इधर उधर टहल रहा था और बारिश में भीग रहा था। यह बहुत ही असामान्य था, हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह शायद बस सवारी का इंतजार कर रहा था। मैंने अपना काम खत्म किया और अंदर चला गया। 2 घंटे बाद दूर से गरजने की आवाज आने लगी और उसके तुरंत बाद तेज हवाएं और उससे भी तेज बारिश आने लगी। मुझे पता था कि यह बुरा होगा, लेकिन यह पागलपन था। इमारत के किनारों से टकराती हवा वास्तव में पूरे कमरे को हिला रही थी और एक समय तो मुझे लगा कि सामने के दरवाजे अपने टिका से अलग हो जाएंगे क्योंकि वे बहुत तेजी से खुल रहे थे। मैं जल्दी से वहां गया और बोल्ट लॉक को सुरक्षित करके उन्हें अपनी जगह पर रखा। फिर इमारत के पीछे की ओर चला गया और सभी खिड़कियों से दूर स्टोरेज रूम में चला गया और बस इंतजार करने लगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह तूफान शुरू होने के लगभग 30 मिनट बाद था। मैं अभी भी इमारत के पिछले हिस्से में था जब सभी कर्कश आवाजों के बीच मैंने एक दबी हुई आवाज सुनी। जब तक मैंने इसे कई बार नहीं सुना, तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि यह सामने के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। मैं स्टोरेज रूम से बाहर निकला और बिक्री मंजिल की ओर देखा। बाहर कोई था जो मुझे देख रहा था और बार बार दरवाजा पीट रहा था। मैंने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला, यह सोचकर कि वह मुसीबत में है और उसे मदद की जरूरत है। वह जल्दी से अंदर भाग गया और मैंने उसके पीछे दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। वह आदमी पूरी तरह भीगा हुआ था और उसकी जैकेट से पानी बहकर फर्श पर फैल रहा था। उसने मुझे धन्यवाद देने या खुद को समझाने के लिए रुका नहीं। वह बस आगे पीछे फर्श पर टहलता रहा। यह वही आदमी था जिसे मैंने पहले भी बाहर देखा था। क्या वह पूरे समय बाहर ही था? मुझे उसे देखे हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे। मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि क्या वह ठीक है और क्या मुझे मदद के लिए फोन करना चाहिए, लेकिन वह आदमी बस अपनी आंखों में खालीपन और खोखली नजर लिया फर्श पर टहलता रहा। 1 मिनट तक उसे देखने के बाद मैं बहुत असहज हो गया और पुलिस को फोन करने के लिए फ्रंट डेस्क की ओर चलने लगा। हालांकि जैसे ही मैंने फोन उठाया, उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वह चलना बंद कर दिया। तभी जब हम एक दूसरे को देख रहे थे, मैंने देखा कि उसके हाथ कटे हुए थे, जैसे कि पोर पर वे खून से लथपथ और चोटिल थे। मैंने पाया कि मैं बहुत देर तक देखता रहा और जब मैंने उस आदमी की आंखों में देखा तो मुझे पता चल गया कि वह नाराज था। उसने कहा, ऐसा मत करो। वह स्पष्ट रूप से मेरे फोन इस्तेमाल करने के बारे में बात कर रहा था। मैं उसे परखने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने फोन नीचे कर दिया। कुछ सेकंड तक वह बस मुझे घूरता रहा, जैसे वह सोच रहा हो कि कुछ करना है या नहीं। लेकिन फिर वह मुड़ा और फर्श पर टहलना जारी रखा। बाहर तूफान तेज हो गया। इमारत में अराजक रूप से हलचल मच गई और जो कुछ भी हो रहा था उसकी भयावहता और बढ़ गई। मैंने अपने सभी विकल्पों के बारे में सोचने की कोशिश की क्योंकि यह पागल मुझसे कुछ ही फीट की दूरी पर घूम रहा था। मैं भागने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मुझे दरवाजा खोलना पड़ता और तूफान में उससे आगे निकल जाना पड़ता, जो वाकई जोखिम भरा लग रहा था। मैं पुलिस को फोन करके भी उम्मीद कर सकता था कि वह बस चला जाए, लेकिन यह भी जोखिम भरा था। मजेदार बात यह है कि मैंने शायद सबसे जोखिम भरा विकल्प चुना, जो कि कुछ भी न करना और बस इंतजार करना था। मैं वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा, मुझे नहीं पता, कम से कम 20 मिनट तक। किसी भी समय वह गुस्से में आकर मुझे खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन 20 मिनटों के बाद उसने मुझे एक आखिरी बार देखा, फिर दरवाजे के पास गया, बोल्ट लॉक को खिसकाया और तूफान में बाहर चला गया। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। मुझे नहीं पता कि यह सिर्फ तूफान की वजह से था या इसलिए कि उन्हें लगा कि यह बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन पुलिस को आने में आधे घंटे से ज्यादा लग गया। तब तक जो भी वह आदमी था वह जा चुका था।
वे उसे कभी नहीं ढूंढ पाए। जब अगले दिन तूफान आखिरकार गुजर गया तो एक महिला के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। वह उस रात 11 बजे ऑफिस से निकलने के बाद कभी घर नहीं लौटी। हो सकता है कि मैं पूरी तरह से अलग अलग चीजों को जोड़ रहा हूं, लेकिन उस आदमी पर किसी पर हमला करने के स्पष्ट निशान थे। उसके हाथों की उंगलियों पर खून और चोट के निशान थे, और समय रेखा एक दूसरे से मेल खाती हुई प्रतीत होती है। फिर से, ये सब सिर्फ सिद्धांत हैं, लेकिन उस रात के मध्य में मैं जो भी था, मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया।